हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एवी एजुकेशंस। हम लोग आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बीएडीएम 2021 पेपर 2 सॉल्व कर रहे थे। काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए थे हम लोग। आज वीडियो में हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बिना किसी देर के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, द की स्टेक होल्डर्स ऑफ सप्लाई चेन इज। सप्लाई चेन के मेन स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? एंड कस्टमर्स, शेयर होल्डर्स, बोथ 1 and 2, सप्लाई चेन पार्टनर्स। तो सप्लाई चेन में जो मेन की स्टेक होल्डर्स होते हैं वो सप्लाई चेन पार्टनर्स होते हैं, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा 4th। नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज टू। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पर्पस क्या होता है? कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन विद चैनल पार्टनर्स। चैनल पार्टनर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना, उनके साथ कोलैबोरेट करके चलना, या फिर प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज करना, या फिर प्रोडक्ट क्वालिटी को इंक्रीज करना, या फिर नन ऑफ द अबव। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पर्पस होता है कि जो भी चैनल पार्टनर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट एंड कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके चलना। हमारा करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, लॉजिस्टिक इज द पार्ट ऑफ सप्लाई चेन इन्वॉल्व विद द फॉरवर्ड एंड रिवर्स फ्लो ऑफ। लॉजिस्टिक जो होता है वो सप्लाई चेन का एक पार्ट होता है जिसमें फॉरवर्ड एंड रिवर्स फ्लो इन्वॉल्व होता है किस चीज़ का? गुड्स, सर्विसेज, कैश, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सप्लाई चेन में चाहे गुड्स हो, चाहे सर्विसेज हो, चाहे कैश हो, इन सब का इनवर्ड एंड आउटवर्ड फ्लो चलता रहता है, यानी फॉरवर्ड एंड रिवर्स फ्लो चलता रहता है। कोई गुड्स या सर्विसेज परचेज करता है, उसके बदले में कैश देता है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड एंड रिवर्स फ्लो इन तीनों का होता है, इसलिए आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट मार्केटिंग इन्वॉल्व्स। एक्सपोर्ट मार्केटिंग में क्या चीज़ इन्वॉल्व होगी? एक्सपोर्टिंग, इम्पोर्टिंग, क्रिएटिंग लाइसेंसिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो एक्सपोर्ट मार्केटिंग में एक्सपोर्टिंग भी होता है, इम्पोर्टिंग भी होगा और लाइसेंसिंग भी होगा। तो आंसर क्या होगा आपका? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, अ रिसीट फॉर गुड्स रिसीव्ड बाय द शिपमेंट कंपनी इज। शिपमेंट कंपनी को एक रिसीट मिलती है गुड्स रिसीव्ड की, तो वो क्या होगा? बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ लीडिंग, लेटर ऑफ क्रेडिट, या फिर ड्रॉबैक बिल। तो ये होगा आपका बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है? ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कैरियर यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन या शिपमेंट कंपनी है वो इशू करता है शिपर को, जिसने गुड्स को शिप किया है उनको इशू करता है। और बिल ऑफ लेडिंग में गुड्स से रिलेटेड सारी भी इंफॉर्मेशंस होंगी कि वो किस टाइप के गुड्स हैं, कितनी क्वांटिटी में हैं और किस डेस्टिनेशन पे पहुंचाने हैं, ये सारी डिटेल्स उस बिल में लिखी होंगी। तो वो होता है आपका बिल ऑफ लेडिंग। ये कौन इशू करता है? ये ट्रांसपोर्टेशन या फिर शिपमेंट कंपनी इशू करती है, ठीक, करियर। और बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? ये एक रिटन ऑर्डर होता है जिसमें एक पर्सन होता है जो बिल को ड्रॉ करेगा। जो ड्रॉ करेगा वो कौन होगा? वो होगा ड्रॉअर। वो बिल को ड्रॉ करता है एक दूसरे पर्सन के नाम पे, ठीक है, वो होगा आपका ड्रॉई। और उसमें लिखा क्या होगा कि किसको पेमेंट करनी है, यानी थर्ड पार्टी का नाम, तो वो होगा पेई। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती हैं। एक तो ड्रॉअर होगा जो बिल को ड्रॉ करता है, और ड्रॉई होता है जिसके नाम पे ड्रॉ किया जाता है, और जिसको ये स्पेसिफाई किया जाता है कि जो ड्रॉवी है वो थर्ड पर्सन को यानी कि पेई को एक सर्टेन सम ऑफ मनी एक स्पेसिफाइड डेट पे या फिर ऑन डिमांड, यानी कि जब भी वो बिल प्रेजेंट करे तब उसे ये पेमेंट करना होगा ड्रॉवी को, और या फिर जो डेट उसमें मेंशन होगी बिल पे उस डेट को उसे पेमेंट करना होगा। पेमेंट किसको मिलना है? पेई को मिलना है, ठीक। लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट एक कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट होता है। ये कमिटमेंट कौन करता है? इम्पोर्टर का बैंक, इम्पोर्टर की तरफ से, यानी कि ये जो फॉरेन बायर्स हैं, फॉरेन बायर्स को इम्पोर्टर, ठीक, इम्पोर्टर का बैंक जो है वो एक कमिटमेंट करता है कि जो एक्सपोर्टर है जब वो गुड्स को एक्सपोर्ट कर देगा यानी कि शिप कर देगा
और उसके बाद वो सारे डॉक्यूमेंट्स जब बैंक को दिखा देगा तो उसको पेमेंट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टर का बैंक है वो क्या कर रहा है, एक तरीके से गारंटी दे रहा है, एक कमिटमेंट कर रहा है कि आपको पेमेंट मिल जाएगा जब हमें वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप दिखा देंगे कि आपने कौन कौन से गुड्स को कब शिप किया और कितनी क्वांटिटी में किया, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन होगा वो जब उनको प्रेजेंट कर दिया जाएगा तो उसको एक्सपोर्टर को पेमेंट हो जाएगा। और लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर दोनों के इंटरेस्ट को सेव करने के लिए इशू किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है। ड्रॉबैक बिल क्या होता है, ये एक तरीके से एक ग्रीन पेपर पे एक बिल प्रिंट किया जाता है। इसकी ज़रूरत होती है एक्सपोर्टर को जब उसे अपने गुड्स के लिए रिफंड क्लेम करना होता है, तब उसे ड्रॉबैक बिल की ज़रूरत पड़ती है। ये बिल ग्रीन पेपर पे प्रिंट किया जाता है और जब इसका पेमेंट हो जाता है, यानी कि जब रिफंड मिल गया एक्सपोर्टर को, उसके बाद ये एक इनवॉइस जो है इसकी वो वाइट पेपर पे प्रिंट कर दी जाती है। तो ये ड्रॉबैक बिल है, ये कब काम आता है, जब एक्सपोर्टर को क्या करना हो, रिफंड क्लेम करना हो गुड्स के लिए, तो ड्रॉबैक बिल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीज़न फॉर द नीड ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। इनमें से कौन सा जो है वो इंटरनेशनल मार्केटिंग की नीड है, इसका रीज़न है, कौन सा रीज़न है कि जो इंटरनेशनल मार्केटिंग है इतनी उसकी ज़रूरत है। ग्रोइंग डिमांड ऑन बायर पावर, यानी कि जो बायर्स हैं उनकी डिमांड बढ़ रही है। मोनोपोली पावर, मोनोपोली का काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, पावर बढ़ रही है। लिबरलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं वो काफ़ी लिबरलाइज्ड हो रही हैं, रिस्ट्रिक्शंस कम हो रहे हैं। तो ऑल ऑफ द अबव। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग की जो नीड है वो इन सारे रीजंस की वजह से बढ़ रही है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, एक्सटर्नल मैक्रो इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट इंक्लूड। देखिए इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है और इसमें से क्या कह रहा है कि जो एक्सटर्नल में दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं। एक्सटर्नल में एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। तो इसमें पूछ रहे हैं मैक्रो फैक्टर कौन सा है। ठीक, स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल, कंपटीशन, शिफ्ट इन सोशल वैल्यूज और एस्थेटिक्स। देखिए माइक्रो जो फैक्टर्स होंगे एक्सटर्नल तो ये भी होते हैं, तो यहाँ पे भी बिजनेस का जो है कंट्रोल एक लिमिट तक रहता है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं इन फैक्टर्स को, लेकिन एक लिमिट तक, एक एक्सटेंट तक उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और जो मैक्रो होते हैं ये बियॉन्ड द कंट्रोल होते हैं, यानी इस पे बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं हो सकता है, इसमें आप हम कुछ भी अपने हाथ में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्रो वाला पूछा गया है। तो बिजनेस साइकिल के स्टेज क्या है, कंपटीशन, सोशल वैल्यूज़ में चेंज हो रहा है, एस्थेटिक्स, इसमें से कौन सा मैक्रो वाला है, तो ये होगा आपका बिजनेस साइकिल। स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल ये मैक्रो फैक्टर है। जो बिजनेस साइकिल जो है उसमें जो प्रोडक्ट होता है वो बिजनेस जो होता है वो किस स्टेज पे चल रहा है उसको बिजनेस वाला जो है बिजनेसमैन वो कंट्रोल नहीं कर सकते, ये आपका मैक्रो फैक्टर्स में आ जाएगा। और बाकी ये जो तीन है, कंपटीशन है, शिफ्ट इन सोशल वैल्यूज़ हैं, एस्थेटिक्स हैं, ये आपके क्या हैं, ये माइक्रो फैक्टर्स हैं, है एक्सटर्नल ही लेकिन माइक्रो फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट, एन इन्वेस्टमेंट फंड इन्वेस्टिंग इन एन आउटसाइड कंट्री इज कॉल्ड। एक इन्वेस्टमेंट फंड है वो किसी बाहर की कंट्री में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टमेंट फंड है तो ये होगा आपका फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक, थर्ड आंसर होगा। लेकिन जो आयोग ने वो आंसर की दी थी उसमें इन्होंने डोमेस्टिक को सही माना है, वो गलती होगी यहाँ पे क्योंकि आउटसाइड कंट्री है, क्लियरली मेंशन है, तो ये डोमेस्टिक नहीं हो सकता। अगर इसी जगह इनसाइड होता तो वो आपका डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होता कि जो भी इन्वेस्टमेंट फंड है वो विद इन द कंट्री इन्वेस्ट कर रहा है तो वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होगा, और आउटसाइड द कंट्री कर रहा है तो वो क्या होगा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। और एफडीआई क्या होता है, एफडीआई में जो कोई भी कंपनी एक भी कंट्री के कोई इंडिविजुअल है या फिर कंपनीज है वो दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो भी डायरेक्टली,
यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, तो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उनका बिजनेस का जो कंट्रोल है, मैनेजमेंट है, वो उनके हाथ में रहेगा, उनके पास इसकी पावर होगी। तो इसीलिए एफडीआई जो होता है इसमें एटलीस्ट 10% वोटिंग पावर जो होती है वो इन्वेस्टर के पास रहती है, एटलीस्ट 10%, ठीक है, यानी कि इससे ज़्यादा ही वोटिंग पावर होगी एफडीआई में। और जो एफपीआई होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, वो होता है कि जैसे आप किसी कंपनी के शेयर्स या फिर उनकी जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनको परचेज कर रहे हैं बियॉन्ड द कंट्री, अपनी कंट्री में नहीं, ठीक है, अपनी कंट्री को परचेज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है तो वो क्या होगा, आउटसाइड द कंट्री आप किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स या उनके फाइनेंशियल एसेट्स को परचेज कर रहे हैं, तो वो आपका होगा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक, इसमें जो होता है वोटिंग पावर जो होती है वो क्या होती है, लेस दैन 10% होती है, लेस दैन 10%, यानी वोटिंग पावर तो इनके पास भी होगी लेकिन लेस दैन 10% होगी। और एफडीआई में क्या होता है, 10% से ज़्यादा वोटिंग पावर होगी। और जो आपका ये है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ये भी एक तरीके से एफपीआई ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ पे आपके पर्सन्स, इंडिविजुअल्स हैं, वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, ये इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्ट करते हैं या फिर कोई फंड है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, इन्वेस्टमेंट फंड था, ठीक है, तो ये आपका इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। और जो डोमेस्टिक है वो तो विद इन द कंट्री होगा, विद इन द कंट्री आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डोमेस्टिक में आ जाएगा। क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स, ये क्या होते हैं, ये भी आपका एफपीआई का एक सब कैटेगरी है, ठीक है, एफपीआई का ही एक सब कैटेगरी है क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स। इसमें वो लोग आते हैं जो FATP के मेंबर होते हैं। FATP यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसके मेंबर्स होते हैं, तो वो उनको हम क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स कहते हैं। ठीक, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स वुड केम अंडर द टर्म डाइवर्सिटी, इनमें से कौन से फैक्टर हैं जो डाइवर्सिटी टर्म के अंदर आएंगे। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, यानी कि डिफरेंट टाइप्स या डिफरेंट वैरायटीज उस चीज़ की मिल जाएंगी। तो इस टर्म के अंदर क्या क्या आएगा, जेंडर, कल्चरल बैकग्राउंड, क्लास सिस्टम, ऑल ऑफ द अबव। तो जेंडर आएगा, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर्स, अदर्स, ये सारी चीज़ें आती है इसमें। कल्चरल बैकग्राउंड में कि बहुत तरीके का कल्चरल हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे इंडिया में ही है, डिफरेंट वैरायटीज़ हैं कल्चर की, ठीक है, तो कल्चरल बैकग्राउंड के भी कई सारे वैरायटीज़ हैं। क्लास सिस्टम भी हैं कई तरीके के। तो ये ऑल ऑफ द अबव यानी कि ये तीनों ही आपके डाइवर्सिटी में आ जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट, फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू कल्चरल लैग इंक्लूड। कल्चरल लैग का मतलब है कि हम अपने कल्चर को डेवलप करने में पीछे रह जा रहे हैं। यहाँ पे हिंदी में लिखे सांस्कृतिक पश्चता, यानी कि हम संस्कृति में काफ़ी पीछे रह जा रहे हैं। तो कल्चरल लैग में कंट्रीब्यूट करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं, इग्नोरेंस, सेंटिमेंटल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें भी आपके सारे आ जाएंगे कि हाँ लोगों को नॉलेज नहीं है, ठीक है, और सेंटिमेंट जो है सेंटिमेंटल फैक्टर्स हैं या पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, इन सब की वजह से हम अपने क्या कल्चरल डेवलपमेंट में काफ़ी पीछे रह गए। तो यहाँ भी आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स शेयर होल्डर्स इंक्लूड्स। शेयर होल्डर्स के प्रति बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, फेयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी जो उन्होंने पैसा लगाया उस पे हम उन्हें फेयर रिटर्न प्रोवाइड करें, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड पे करते रहें टाइम टू टाइम, फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, सिक्योरिटी ऑफ कैपिटल, और उन्होंने जो पैसा लगाया है, जो कैपिटल लगाई है वो सिक्योर रहे, ठीक है। तो ये सारे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेस की टूवर्ड्स द शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट, एथिकल वैल्यूज ऑफ भगवत गीता इंक्लूड्स। भगवत गीता की एथिकल वैल्यूज में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, प्योरिटी, फॉरगिवनेस, पीस, ऑल ऑफ द अबव। तो भागवत गीता में ये प्योरिटी है, फॉरगिवनेस, पीस, इन सब की बात की गई है, और उसमें ये बताया गया कि आपको ये सारी चीज़ें अपने अंदर रखनी चाहिए।
तो आंसर यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट, द सिस्टम बाय विच कंपनीज आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड इज कॉल्ड, यानी वो सिस्टम जिसके द्वारा कंपनीज जो हैं डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड होती हैं उसको क्या कहते हैं? कॉरपोरेट एडमिनिस्ट्रेशन, कॉरपोरेट कल्चर, कॉरपोरेट रेगुलेशंस या फिर कॉरपोरेट गवर्नेंस। तो यहाँ पे तो हम सबने पढ़ा है, बहुत सीधा सा आंसर है कॉरपोरेट गवर्नेंस। कॉरपोरेट गवर्नेंस ही एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि कंपनीज को कैसे वर्क करना है, कैसे काम करना है, कैसे डायरेक्ट करना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे कंट्रोल करना है, ये सारी चीज़ें कॉरपोरेट गवर्नेंस डील करता है। नेक्स्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस इन इंडिया जनरली कंप्राइज, इंडिया में कॉरपोरेट गवर्नेंस के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसमें कौन कौन आता है या फिर कौन कौन हो सकता है? प्रोफेशनल डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स, इंस्टीट्यूशनली नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स, ऑल ऑफ द अबव। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में प्रोफेशनल डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं, प्रमोटर्स भी हो सकते हैं, और ऐसे डायरेक्टर्स जिनको इंस्टीट्यूशन ने नॉमिनेट किया हो वो भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, द डैश इज द फर्स्ट फॉर्मल अटेम्प्ट टू इवॉल्व अ कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस in the context of prevailing conditions of governance in Indian companies, यानी कि कौन सी कमेटी जो थी जिसने सबसे पहला फॉर्मल अटेम्प्ट किया था कि एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक कोड लाया जाए, एक फॉर्मल कोड लाया जाए, और जो भी कंडीशंस इंडिया में उस टाइम पे प्रिवेल कर रही थी उस कंडीशंस को देखते हुए सबसे पहला अटेम्प्ट किस कमेटी ने किया था? के गोपाल कमेटी रिपोर्ट, बिरला कमेटी रिपोर्ट, सैमुअल पॉल कमेटी रिपोर्ट या फिर नटकर्नी कमेटी रिपोर्ट। तो जो सबसे पहला जो प्रस्ताव दिया था वो दिया था बिरला कमेटी ने, और इनकी रिपोर्ट में ये कहा गया था कि हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए एक कोड एक कोड डेवलप करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रेमवर्क फॉर एस्टैब्लिशिंग good corporate governance and accountability was originally set up by the, यानी कि जो फ्रेमवर्क था, किस चीज़ का फ्रेमवर्क? एक अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी इस्टेब्लिश करने का फ्रेमवर्क, वो ओरिजिनली किसने सेट किया था, यानी किस कमेटी के द्वारा वो सेटअप किया गया था फ्रेमवर्क? नेस्ले कमेटी, कैडबरी कमेटी, नरसिम्हा कमेटी या फिर राउंट्री कमेटी। तो ये जो फ्रेमवर्क था वो बनाया था कैडबरी कमेटी ने, इन्होंने इस्टेब्लिश किया था कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फ्रेमवर्क। नेक्स्ट, बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस डज नॉट इंक्लूड, बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या इंक्लूड नहीं करती है, यानी कि उनकी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है? डिस्टेंस फ्रॉम शेयर होल्डर्स से दूरी बना के रखनी चाहिए, इवेलुएट बोर्ड परफॉर्मेंस, बोर्ड की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना चाहिए, इवेलुएट कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी को इवेलुएट करना चाहिए, या डिटरमाइन एग्जीक्यूटिव कॉम्पनसेशन, एग्जीक्यूटिव के कॉम्पनसेशन को डिटरमाइन करना चाहिए। तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बोर्ड की, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी को इवेलुएट करना, बोर्ड की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन शेयर होल्डर से डिस्टेंस मेंटेन करके चलना, डिस्टेंस बनाना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, बल्कि उनसे अच्छा रिलेशन बनाना, उनके क्लोज रहना, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, who among the following has not given a model on corporate social responsibility? इनमें से किसने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कोई मॉडल नहीं दिया है? हलाल, एक्करमैन, माइकल ट्रंक, कैरोल। तो देखिए यहाँ पे आंसर जो होगा वो तो थर्ड होगा, माइकल ट्रंक, लेकिन उसमें जो आंसर की थी उसमें कैरोल दिया गया है, जबकि कैरोल नहीं हो सकता है क्योंकि कैरोल का एक CSR का एक काफ़ी फेमस मॉडल है जिसको पिरामिड मॉडल भी बोलते हैं। ठीक, इसमें जो कैरोल ने मॉडल दिया था ये दिया था 1991 में,
इनका फुल नाम था आर्ची बी कैरोल। इन्होंने जो मॉडल दिया था पिरामिड शेप में मॉडल था, इसलिए उसको पिरामिड मॉडल भी कहा जाता था। इस तरीके का था। इसमें इन्होंने 4 तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आइडेंटिफाई की थी कि किसी भी बिजनेस को ये 4 तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी होती हैं टू बी अ गुड कॉरपोरेट सिटीज़न। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले इनको थी सबसे पहले इन्होंने दी थी इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर थी लीगल, ठीक, और फिर थी एथिकल, देन थी फिलैंथ्रोपिक या फिर डिस्क्रिशनरी भी, फिलैंथ्रोपिक या डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन्होंने अपने मॉडल में कहा था कि किसी भी बिजनेस को सबसे पहले अपनी इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल करनी चाहिए। इकोनॉमिक में क्या है कि सबसे पहले क्या हो, बी प्रॉफिटेबल, भाई अपना पहले प्रॉफिट बनाओ। प्रॉफिट आपके सर्वाइवल के लिए और आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आप बी प्रॉफिटेबल, ठीक। दूसरी है कि लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल करनी चाहिए कि जो भी आप जहाँ भी बिजनेस कर रहे हैं वहाँ का लोकल, स्टेट, नेशनल जो भी लॉ है उन सबको ऑबे करिए, उनको फॉलो करिए, ठीक। थर्ड थी एथिकल कि जो भी है डू द राइट थिंग, बी एथिकल, ठीक है, कि आप कोई भी गलत काम ना करिए। और लास्ट था फिलैंथ्रोपिक कि आप एक अच्छा कॉरपोरेट सिटीज़न बनिए, सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने की कोशिश करिए, सोसाइटी का डेवलपमेंट करिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करिए। तो ये 4 तरीके के इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई थी कैरोल ने। एकरमैन का जो मॉडल था ये इन्होंने दिया था 1976 में, और इन्होंने जो इंटरनल पॉलिसी गोल्स पे उन पे ज़्यादा फोकस किया था और उनका रिलेशन, जो पॉलिसी गोल्स हैं उनका रिलेशन CSR से कैसा है इस पे फोकस किया था। इन्होंने भी 4 स्टेजेस दी थी कि एक किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या फिर आपको जो CSR है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए 4 स्टेजेस के थ्रू जाना पड़ता है। सबसे पहले क्या है कि फाइंड द सोशल प्रॉब्लम। सबसे पहले आप क्या करें, सोसाइटी में जो प्रॉब्लम है उसको फाइंड आउट करिए, उसको आइडेंटिफाई करिए, देन स्टडी द प्रॉब्लम, और फिर उसको स्टडी करिए, देन वर्क ऑन इट, उस पर काम करिए, एंड देन इवेलुएट, यानी कि कोई उसका सॉल्यूशन निकालिए और इवेलुएट करिए कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। ये एकरमैन का मॉडल था। और हलाल का मॉडल था, ये मॉडल इनका पूरा नाम था विलियम ई हलाल। ये इनका जो था इस्लामिक बिजनेस एथिक्स पे बेस्ड था इनका मॉडल। और इनके मॉडल का जो नाम इन्होंने दिया था वो था रिटर्न ऑन रिसोर्सेज मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस। इस पे इन्होंने कहा था कि कोई भी कॉर्पोरेट सोशल पोस्चर, यानी कि जितने भी बिजनेस हैं, जो भी उन्होंने कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे काम किए हैं, वो कोई भी वैल्यू फ्री नहीं होते, ठीक। एक सर्टेन लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है उसके बियॉन्ड अगर कोई काम करता है तो जो सोशल इश्यूज होते हैं वो कॉन्फ्लिक्टिंग होने लगते हैं, और इसीलिए इन्होंने कहा कि जो भी इकोनॉमिक और एथिकल डिसीजंस होते हैं बिजनेस के, उसमें उन्हें कोऑर्डिनेशन बना के चलना चाहिए। तो ये हलाल का था। माइकल ट्रंक का कोई भी CSR पे मॉडल नहीं था, इसलिए करेक्ट आंसर थर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस टू द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस डू नॉट इंक्लूड। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस में के डिसएडवांटेजेस में क्या इंक्लूड नहीं होता है, यानी डिसएडवांटेज नहीं है तो यानी कि एडवांटेज कौन सा है, ठीक है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एडवांटेज में से कौन सा होगा, रिडक्शन ऑफ प्रॉफिट, ये तो डिसएडवांटेज है। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ये भी डिसएडवांटेज है। और रिड्यूसिंग सोशल स्किल्स, ये भी डिसएडवांटेज है। ये तीनों डिसएडवांटेज हैं। मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये डिसएडवांटेज नहीं है, ये एडवांटेज है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रैटेजी ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें से कौन सा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की स्ट्रैटेजी है, यूनिफॉर्मिटी, फिलैंथ्रोपी, वॉलंटियरिज्म, बोथ 2 and 3। तो CSR की स्ट्रैटेजी में यूनिफॉर्मिटी नहीं आता है, फिलैंथ्रोपी आता है, वॉलंटियरिज्म आता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा आंसर आपका
फोर्थ। नेक्स्ट, विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ CSR। CSR की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है? इरेडिकेटिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी, यानी कि पॉवर्टी को ख़त्म करना, एक्सट्रीम पॉवर्टी, एजुकेशन को प्रमोट करना, एनवायरमेंट पॉलिसीज़ बनाना, डिमोट जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी को डिमोट करना। तो यहाँ पे CSR की ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगी, यहाँ पे प्रमोट करते हैं, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं, डिमोट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं हुई। नेक्स्ट है, अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल्स दैट गाइड्स द बिहेवियर ऑफ ऑल एम्प्लॉयज इज कॉल्ड। एक रिटन स्टेटमेंट जिसमें कुछ पॉलिसीज, कुछ प्रिंसिपल्स मेंशन हुई हैं और जो एम्प्लॉयज़ को कैसे बिहेव करना है इस बारे में बताती हैं, इस बारे में गाइड करती हैं कि एम्प्लॉयज़ को कैसे बिहेव करना है, कैसे काम करना है। तो उसको क्या कहते हैं? एथिकल डिलेमा, वर्ड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स, नॉन ऑफ द अबव। तो वो होता है हमारा कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स ही आपको बताते हैं कि आपको किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है, कैसे काम करना है। नेक्स्ट, एक्स वोर एन एक्सपेंसिव ड्रेस to a dinner party and then returned it for a full refund through online shopping platform. Which type of consumer fraud is this? क्योंकि एक्स ने एक एक्सपेंसिव ड्रेस पहनी एक डिनर पार्टी के लिए और उसके बाद क्या किया, वहाँ से वापस आई और उन्होंने उसको ड्रेस को रिटर्न कर दिया और फुल रिफंड क्लेम कर लिया। तो ये किस तरीके का फ्रॉड है? रिटर्न फ्रॉड, फ्रेंडली फ्रॉड, वार्डरोबिंग, प्राइस एंड आर्बिट्रेज। तो ये हुआ आपका वार्डरोबिंग। वार्डरोबिंग में यही करते हैं कि लोग क्या करते हैं कि कुछ भी आपको जो अच्छा लगा उसको मंगा लिया, ठीक है, उस ड्रेस को, शूज़ को, कुछ भी मंगा लिया और उसके बाद एक बार पहन के फिर हमने क्या किया, रिटर्न कर दिया और कह रहे हैं कि नहीं हमें ये पसंद नहीं आया, फिर उसमें कुछ भी खराबी है, ये कह के हमने उसे रिटर्न कर दिया और फुल रिफंड क्लेम कर लिया। तो इसको हम वार्डरोबिंग कहते हैं। और रिटर्न फ्रॉड क्या होता है कि जैसे आप कोई भी सामान मंगा रहे हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, आपका इंटेंशन नहीं है उसको यूज़ करने का। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ऑफ़र चल रहा है, जैसे फ्लिपकार्ट पे ऑफ़र चल रहा है कि आप 2500 का सामान मंगाइए, 3000 का सामान मंगाइए तो आपको 500 रुपये कैशबैक मिलेगा या आपको 1000 का कूपन मिलेगा या डिस्काउंट मिलेगा। तो लोग क्या करते हैं, उतना पहले कार्ट में ऐड कर लेते हैं कि हाँ पहले हम इतना चीज़ यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, 3000 का हो गया बिल, उसके बाद ऑर्डर कर दिया और हमें पता है कि हम वो सारी चीज़ें यूज़ नहीं करने वाले हैं। और जब वो आ गया, हमने उसमें जो कूपन मिलना था या कैशबैक मिलना था उसे क्लेम कर लिया और उसके बाद जो उसमें हमें ज़रूरी नहीं था उसको हमने रिटर्न कर दिया। तो उसको कहते हैं रिटर्न फ्रॉड। यानी आपका इंटेंशन नहीं है उस चीज़ को ख़रीदने का, आप फिर भी उसे मंगा रहे हो और देन रिटर्न कर रहे हो, तो वो रिटर्न फ्रॉड हो जाएगा। फ्रेंडली फ्रॉड, फ्रेंडली फ्रॉड का मतलब होता है कि जैसे आपने कोई ऑर्डर किया और आपको याद नहीं कि आपने किया है या नहीं किया, या हो सकता है कि आपके किसी फैमिली मेम्बर ने, किसी ने आपके अकाउंट से कोई ऑर्डर कर दिया और आपको बाद में वो बैंक स्टेटमेंट या मैसेज के थ्रू पता चल रहा है कि आपके अकाउंट से ये ऑर्डर हुआ है और आप फिर क्या कर रहे हैं, बैंक में फ़ोन करके बोल रहे हैं कि नहीं ये ऑर्डर मैंने नहीं किया है, या हो सकता है कि आपने किया है, ठीक है, और बाद में आप झूठा क्लेम कर रहे हैं बैंक को फ़ोन करके कि नहीं मेरे अकाउंट से इतने रुपए कट गए हैं और मैंने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं किया। तो वो होता है फ्रेंडली फ्रॉड। और प्राइस एंड आर्बिट्रेज, ये आपका कोई फ्रॉड का वो नहीं होता है, तरीका नहीं होता है। एक तरीके से इसमें ये है कि आपने कहीं एक जगह से कोई सस्ते में सामान ले लिया और दूसरी जगह उसे महंगे में बेच दिया, ठीक है। तो ये प्राइस एंड आर्बिट्रेज होता है। आपने दो मार्केट में देखा, एक जगह से सस्ते में लिया, दूसरी जगह बेच दिया, तो वो हो गया आपका प्राइस एंड आर्बिट्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, an attempt by a member or former member of an organization to disclose wrongdoing in or by the organization। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कोई मेंबर है या फिर कोई फॉर्मर मेंबर, यानी कि उसको निकाल दिया गया है
वो किसी को धमकी दे रहा है कि हम इस इंस्टीट्यूशन के, इस ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको हम डिस्क्लोज कर देंगे, जो भी कॉन्फिडेंशियल होगी उसको हम डिस्क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके की धमकी दे रहे हैं, या कुछ गलत करने की धमकी दे रहा है, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे? क्रोनी कैपिटलिज्म, विसल ब्लोइंग, प्रमोटर, या फिर नेग्लिजेंस। तो इस ऐसे काम को हम क्या कहते हैं? विसल ब्लोइंग कहते हैं। नेक्स्ट है द वर्ड एथिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? एथिक्स ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव हुआ है। ग्रीक वर्ड था इथोस, उससे डिराइव हुआ है। इथोस का मतलब होता है कि कैरेक्टर, कोई गाइडिंग बिलीफ है, आइडल, वे ऑफ लिविंग, ठीक है, ये सारा मतलब होता है आपका इथोस। तो इथिक्स आपका कहाँ से है? ग्रीक वर्ड से आया, इथोस से। इसका मतलब होता है आपका क्या? एक आइडल होता है, स्टैंडर्ड, आइडल, स्टैंडर्ड, या फिर वे ऑफ लिविंग, ये इसके मीनिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव बुक ऑन बिजनेस एथिक्स वॉज पब्लिश्ड इन डैश बाय डैश। यानी पहली डिस्क्रिप्टिव बुक जो बिजनेस एथिक्स पे लिखी गई थी वो पब्लिश हुई थी, किस ईयर में पब्लिश हुई थी और उसके राइटर कौन थे या किसने पब्लिश किया? 1937 शार्प एंड फॉक्स, 1938 एरिस्टोटल, 1937 जैक ग्रिफिन, 1938 रिचर्ड टी जॉर्ज। तो पहली जो बिजनेस एथिक्स पे जो पहली बुक थी उसका नाम था बिजनेस एथिक्स, का टाइटल था बिजनेस एथिक्स स्टडीज इन फेयर कंपटीशन। स्टडीज इन फेयर कंपटीशन, ये बुक का टाइटल था बिजनेस एथिक्स स्टडीज इन फेयर कंपटीशन। ये लिखी गई थी 1937 में शार्प एंड फॉक्स के द्वारा। शार्प का नाम फुल नेम था फ्रैंक चापमैन शार्प एंड फिलिप गॉर्डर फॉक्स, इन्होंने लिखी थी। और बुक का टाइटल क्या था? बिजनेस एथिक्स स्टडीज इन फेयर कंपटीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन टू ब्रांड नेम्स आर फीचर्ड ऑन अ सिंगल प्रोडक्ट, जब किसी एक सिंगल प्रोडक्ट पे दो ब्रांड नेम फीचर किए जाएं तो उसको क्या कहते हैं? डबल ब्रांडिंग, को ब्रांडिंग, ब्रांड लॉयल्टी, कल्चर ब्रांडिंग। तो ये होता है को ब्रांडिंग, एक ही प्रोडक्ट पे दो ब्रांड के नाम, तो को ब्रांडिंग हो गया। डबल ब्रांडिंग क्या हुआ कि जैसे एक कंपनी जो है वो किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट को रेफर कर रही है। जैसे डोमिनोज के पिज़्ज़ा हम लोग मंगाते हैं और डोमिनोज वाले ये कह रहे हैं कि आप पिज़्ज़ा के साथ पेप्सी लीजिए, ठीक है, तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। यानी कि अपने प्रोडक्ट के कंपेनियनशिप के लिए किसी दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट को वो रेफर कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं डबल ब्रांडिंग। ब्रांड लॉयल्टी तो ये है कि कस्टमर है किसी, उसको कोई एक ब्रांड ही ज़्यादा प्रेफर करता है, वो उसी ब्रांड के प्रोडक्ट्स को प्रेफर करता है, तो इसका मतलब है वो उस ब्रांड के लिए लॉयल है। कल्चर ब्रांडिंग क्या होता है कि इस तरीके से ब्रांडिंग करना प्रोडक्ट की कि वो जो आपका टारगेट ऑडियंस है उसके इमोशन से बाइंड कर सके, उसको कल्चर और इमोशन उसके बिलीव्स के साथ उसको बाइंड कर सके, तो वो होता है आपका कल्चर ब्रांडिंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीगल एनवायरनमेंट? इनमें से कौन सा लीगल एनवायरनमेंट का एग्जाम्पल है? एडवर्टीजमेंट ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस इज प्रोहिबिटेड। जो अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं उनके एडवर्टीजमेंट को प्रोहिबिट किया गया है, यानी कि अल्कोहल का प्रमोशन नहीं किया जा सकता, उसका एडवर्टीजमेंट नहीं किया जाता है। कंपोजिशन ऑफ फैमिली, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, इंटरेस्ट रेट्स, तो इसमें लीगल एनवायरनमेंट का एक यही इकलौता एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कवर्स विच ऑफ द फॉलोइंग? ये जो टर्म है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसमें क्या चीज़ें कवर होंगी? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होता है कि जैसे किसी के मन में कोई आइडिया आया, उसने कुछ नया क्रिएट किया, कुछ इन्वेंट कर दिया, कुछ इनोवेट किया, तो वो जो उसने काम किया है, जो उसने इनोवेशन किया है,
उस इनोवेशन के लिए उसको राइट दिया जाता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए ये इनोवेशन तुम्हारा है, ठीक है, उस पर और कोई अपना नाम नहीं वो कर सकता है, क्लेम नहीं कर सकता, ये तुम्हारा ही है। तो वो होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस, प्लांट एंड सीड वैरायटी, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स, ऑल ऑफ द अबव। इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस भी आएगा, प्लांट एंड सीड वैरायटी भी आता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स ये भी आता है, तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। ये जो यहाँ पे एक्ट दिए गए हैं, ये किस किस साल बने हैं उनके अकरेंस के ऑर्डर में उनको हमें लगाना है, ठीक है, कि पहले कौन सा है फिर बाद में कौन सा है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो था वो आपका कब आया था? ये था आपका 1932 का। मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, MRTP एक्ट, ये कब आया था? ये आया था 1969 में। ये डिमोलिश हो चुका है, अब इसको रिप्लेस किसने किया है? कंपटीशन एक्ट 2002, ठीक, ये कंपटीशन एक्ट 2002 आ गया है इसके बदले, ठीक है, लेकिन ये आया था 1969 में। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट, ये 1952 में आया है। और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ये आया है 1947। तो इस हिसाब से इनका ऑर्डर ऑफ अकरेंस क्या हुआ? A 1932 ADCB, ADCB फर्स्ट हुआ, ठीक है। और इसका भी आंसर जो है आपका आंसर की में DACB दिया गया है जो कि गलत है, ठीक है, फर्स्ट होगा आपका करेक्ट आंसर। इसी के साथ आज के वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।